वह खंजर सीधे निशंक की गर्दन पर लगा और मांस को काटता हुआ निकल गया। खून की एक तेज धार फव्वारे की तरह निकली। निशंक की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने अपने दोनों हाथों से अपना गला पकड़ लिया, लेकिन खून रुक नहीं रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक घर्र घर्र की आवाज निकली और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। दर्द के मारे वह तड़पने लगा। एक नश्वर शरीर के लिए गर्दन का कटना मतलब निश्चित मौत था। भाई! निशंकरी की एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे मैदान में गूंज गई। अपने भाई को जमीन पर तड़पते देख निशंकरी का खून खौल उठा। उसका वह सुंदर चेहरा अब गुस्से और नफरत से इतना भयानक हो गया था कि पहचान में भी नहीं आ रहा था। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, वह एक घायल शेरनी की तरह चीखी। उसने अपने दोनों हाथों में 2 नए खंजर निकाले और अपनी जान की परवाह किए बिना सीधे नील पर झपट पड़ी। लेकिन आमने सामने की इस लड़ाई में वह नील के सामने कहीं नहीं ठहरती थी। नील तलवारबाजी का उस्ताद था, जबकि निशंकरी दूर से हमला करने में माहिर थी। नील बहुत ही शांत था। वह बस हल्के कदमों से पीछे हटता रहा और निशंकरी के हर पागलपन भरे वार को बड़ी आसानी से अपनी तलवार से काटता रहा। टन! खटाक! नील की तलवार बिजली की तरह चली और उसने निशंकरी के दोनों हाथों के खंजरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। निशंकरी निहत्थी हो गई। अगले ही पल हवा चीरती हुई नील की तलवार रुकी। उसकी पैनी नोक निशंकरी के माथे को छू रही थी। मैदान में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। भाई, मुझे माफ कर देना। निशंकरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी नजरें जमीन पर पड़े अपने भाई की तरफ थीं। उसने बहुत ही धीमी और टूटी हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। नील ने उन भाई बहन की आंखों में वह लाचारी और दर्द देखा। एक पल के लिए उसे अफसोस हुआ। वह समझ गया कि ये भी अपने लोगों के लिए लड़ रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे वह अपने साथियों के लिए लड़ रहा था। लेकिन यह युद्ध का मैदान था। यहां कोई सही या गलत नहीं था। यहां सिर्फ 2 ही रास्ते थे, मारो या मर जाओ। वे अलग अलग खेमों में खड़े थे, इसलिए नील के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी कलाई घुमाई और एक ही झटके में निशंकरी का अंत कर दिया। निशंक, निशंकरी और लोमदंश, यामिक वंश की युवा पीढ़ी के ये 3 सबसे बड़े और खतरनाक नेता अब बेजान होकर जमीन पर पड़े थे। जैसे ही बाकी काले कपड़े वाले सैनिकों ने अपने इन 3 महान योद्धाओं को नील के हाथों मरते देखा, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनका हौसला पूरी तरह टूट गया। जिस सेना को अपनी जीत का पूरा भरोसा था, अब उसमें दहशत फैल गई। भागो, ये लड़का इंसान नहीं, राक्षस है। सेना में भगदड़ मच गई। जो यामिक वंशी सैनिक अब तक शेर बने घूम रहे थे, अब वे अपनी जान बचाने के लिए चूहों की तरह इधर उधर भागने लगे। या तो वे पीठ दिखाकर भाग रहे थे या डर के मारे वहीं ढेर हो रहे थे। हालांकि कुछ कट्टर और वफादार सैनिकों ने अब भी हार नहीं मानी और डटे रहे। लेकिन अब पासा पलट चुका था। निर्वासितों और वृहद देवों ने जो अब तक दब रहे थे, उन बचे खुचे सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया। जोश से भरे निर्वासितों ने उन पर जोरदार हमला बोल दिया और देखते ही देखते उन सभी को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। लड़ाई खत्म होने के बाद वहां चारों तरफ एक अजीब सी शांति छा गई थी। सबके चेहरों पर एक ही भाव था, जैसे वे किसी बहुत बड़ी आफत के मुंह से जिंदा बचकर निकले हों। इस पल में उन सबका नील को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। अब वह उनकी नजरों में सिर्फ एक नया लड़का नहीं था, बल्कि उनका रक्षक बन गया था। सबके मन में बस एक ही बात थी, अगर आज नील ने अकेले दम पर यामिक वंश के उन 3 राक्षसों निशंकरी, निशंक और लोमदंश को नहीं रोका होता, तो इस युद्ध का अंजाम सोचना भी डरावना था। आखिरकार वह लोमदंश ही इतना भयानक था कि वह अकेले ही कई निर्वासित योद्धाओं को रोकने की ताकत रखता था। यहां तक कि स्वर्णकांत और कृष्णकांत जैसे महारथी भी उसके सामने बेबस नजर आ रहे थे। ऐसे में अगर निशंक और निशंकरी भी बाकी लोगों पर हमला कर देते तो तबाही मच जाती। शायद आज यहां कोई जिंदा नहीं बचता। लेकिन अब पासा पलट चुका था। उन तीनों खूंखार नेताओं की लाशें ठंडी पड़ी थीं और जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। तभी कात्यायनी ने आगे बढ़कर नील के कंधे पर हाथ रखा और थपथपाते हुए मुस्कुराई। मानना पड़ेगा बच्चे, कात्यायनी की आंखों में चमक थी। हालांकि मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा तो था कि तुम खास हो, पर मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी
कि तुम अपनी असली ताकत को इतनी अच्छी तरह छिपाकर रखोगे। ऐसी जगह पर जहां सबकी शक्तियां छिन चुकी थीं, वहां ऐसी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल कर पाना सचमुच किसी जादू से कम नहीं था। ये बात किसी के भी गले नहीं उतर रही थी। तभी पास खड़े बुजुर्ग ज्ञानदेव ने भी एक कड़वी लेकिन सुकून भरी मुस्कान के साथ कहा, कात्यायनी, तुम अपनी बात कर रही हो। सच तो यह है कि तुम्हारी तो छोड़ो, मैंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया था। इस लड़के ने हम सबको चौंका दिया। हालांकि बुजुर्ग ज्ञानदेव ने यह बात हंसते हुए कही, लेकिन असलियत यह थी कि उनके अनुभवी दिमाग ने इस पहेली को सुलझा लिया था। आखिरकार यह सर्वजीव समता का नियम किसी मामूली जादूगर का नहीं, बल्कि एक प्राचीन अराजक देवता की बनाई हुई शक्ति थी। उनके बनाए इस कठोर नियम को नील जैसा कोई साधारण परम देव या योद्धा कभी नहीं तोड़ सकता था, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। ऐसे में सिर्फ एक ही संभावना बचती थी। नील की रगों में जो खून दौड़ रहा है वह साधारण नहीं है। वह जरूर उसी प्राचीन अराजक देव की वंश परंपरा या रक्त रेखा से जुड़ा है। बुजुर्ग ज्ञानदेव ने मन ही मन यह अंदाजा लगा लिया था, लेकिन वे बहुत समझदार थे। उन्होंने यह राज अपने तक ही सीमित रखा और इसे जोर से बोलकर जाहिर नहीं किया। ज्ञानदेव बस इसी बात से खुश थे कि उनकी पसंद गलत नहीं थी। नील ही वह मशाल था जो उन्हें इस अंधेरे से बाहर निकाल सकती थी। उनके दिल में अब संतोष के सिवा और कुछ नहीं था। मैदान का मंजर दर्दनाक भी था। इस खूनी लड़ाई में कई साथी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 10 से भी ज्यादा योद्धा ऐसे थे जिनका या तो कोई हाथ कटा गया था या पैर। वे दर्द से कराह रहे थे। उनकी हालत ऐसी थी कि अब वे आगे लड़ने के लायक नहीं बचे थे। इसलिए फैसला किया गया कि वे यहीं रुकेंगे। लेकिन एक उम्मीद अभी बाकी थी। सबको पता था कि अगर वे किसी तरह उस समता वेदी तक पहुंचकर उसे नष्ट कर दें और सर्वजीव समता के जादू को खत्म कर दें, तो उनकी जादुई शक्तियां वापस आ जाएंगी। तब उनके ये कटे हुए हाथ और पैर जादुई उपचार से दोबारा उग आएंगे। कात्यायनी और बाकी कुछ योद्धाओं की चोटें उतनी गहरी नहीं थीं। चूंकि जादुई शक्ति काम नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी चोटों पर साधारण दवाएं और लेप लगाए। इनका असर धीरे हो रहा था, इसलिए उन्होंने भी तुरंत आगे बढ़ने की जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने भी वहीं रुककर थोड़ी देर सांस लेने और आराम करने का फैसला किया। तभी राजकुमारी जयंती आगे आई। उसने चारों तरफ देखा और फिर नील की ओर मुड़कर मुस्कुराई। निशंक, निशंकरी और लोमदंश, ये तीनों ही उस रूढ़िवादी गुट की रीढ़ की हड्डी थे। अब जब ये टूट चुकी है, तो बाकी बचे हुए लोग हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे अब डर चुके हैं। वे अब सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए समता वेदी की रक्षा करेंगे। इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। जयंती की आवाज में एक नया भरोसा था। उसने गहरी सांस ली और फिर से कहा, और सबसे बड़ी बात, हमारे पास अभी भी नील है। सच तो यह था कि शुरुआत में जयंती ने नील को सिर्फ एक साधन या पुल समझा था, जिसके जरिए वह निर्वासितों की मदद लेकर अपना बदला पूरा कर सके। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह बाहरी लड़का, जिसे वह मोहरा समझ रही थी, एक दिन उसकी उम्मीद की आखिरी और सबसे मजबूत किरण बन जाएगा। यह बात सचमुच अपारदर्शी थी कि आज ये सारे सर्वशक्तिमान और घमंडी निर्वासित योद्धा भी पूरी तरह से नील पर निर्भर हो गए थे। माहौल में अब डर की जगह उत्साह ने ले ली थी। लगता है हमने अपना आधा से ज्यादा काम तो यहीं खत्म कर दिया। हाँ, अब वो दिन दूर नहीं जब हम अंततः अपने घर सिद्ध लोक में वापस लौट सकेंगे। और यह सब मुमकिन हुआ है तो बस नील की वजह से। सभी निर्वासितों की आंखें चमक उठीं। सालों का वनवास और पीड़ा अब खत्म होती दिख रही थी। सफलता अब बस एक कदम दूर थी, इसलिए उनकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। लेकिन इन सब के बीच जब जयंती की नजर जमीन पर पड़ी अपने ही कुल के लोगों की लाशों पर गई, तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी की छाया पड़ गई। आखिरकार वही इस युद्ध का कारण थी। यह सब उसी की वजह से हुआ था। वह खुद भी यह तबाही नहीं देखना चाहती थी। वह अपने ही लोगों का खून नहीं बहाना चाहती थी। लेकिन तभी उसे अपने माता पिता की याद आई। उनकी वो अपमानजनक मौत, वह धोखा। यह सोचते ही उसकी आंखों का दुख धीरे धीरे गायब हो गया और उसकी जगह एक ठंडे संकल्प ने ले ली। शायद यह सब पहले से लिखा था। शायद नियति यही चाहती थी।
एक दिन के पूर्ण विश्राम और अपनी थकान मिटाने के बाद सभी लोगों ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। इस समय वे लोग जिस स्थान पर थे वहां से वह रहस्यमयी समता वेदी अब मात्र 7 से 8 मील की दूरी पर रह गई थी। मंजिल अब उनकी आंखों के सामने थी। जैसा कि राजकुमारी जयंती ने पहले ही अनुमान लगाया था, यामिक वंश अब इतना डर चुका था कि उन्होंने दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि उन्होंने यह देखने के लिए भी अपने गुप्तचर नहीं भेजे कि दुश्मन कहां तक पहुंचा है। शायद उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं महसूस हुई, या फिर वे परिणाम स्वीकार कर चुके थे। जयंती जिस समता वेदी की बात कर रही थी वह उस पुरानी बस्ती के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ एक विशाल गोलाकार पत्थर का मंच था। यह वही जगह थी जहां से उस जादुई नियम का संचालन हो रहा था। इस समय समता वेदी का दृश्य बहुत ही शोकपूर्ण था। वहां कतार में रखे हुए जीवन दीपों में से आधे से ज्यादा बुझ चुके थे। यामिक वंश के बचे हुए लोग उन बुझते हुए दियों को बड़ी ही हताशा और दुख के साथ देख रहे थे। लोमदंश, निशंकरी, यामिक वंश के कुल प्रमुख उन टिमटिमाते और बुझते हुए दियों के सामने खड़े थे। उनके ओंठ कांप रहे थे और चेहरा असीम पीड़ा से भरा हुआ था। वहां रखा हर एक जीवन दीप उनके वंश के किसी न किसी सदस्य की जान से जुड़ा था। इतने सारे दियों का एक साथ बुझ जाना सिर्फ एक ही बात का इशारा था। जिन्हें उन्होंने रोकने के लिए भेजा था वे सब मारे जा चुके हैं। उनकी पूरी युवा फौज खत्म हो चुकी थी। कुल प्रमुख, आप निराश न हो, हम अभी भी यहां हैं। तभी भीड़ में से एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति आगे आया। उसने अपने शरीर से वह काला लबादा उतार फेंका। उसके बाल पूरी तरह सफेद थे और चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आवाज में दम था। हां प्रमुख, हम अभी भी लड़ सकते हैं। सर्वजीव समता के प्रभाव में शरीर की ताकत मायने नहीं रखती। हमारी शक्ति लोमदंश और उन नौजवानों से कम नहीं है। एक और बूढ़े व्यक्ति ने अपना लबादा उतार दिया और सीना तान कर आगे आया। सच तो यह था कि अब वहां बचे हुए लोगों में ज्यादातर रूढ़िवादी गुट के बूढ़े, कमजोर या विकलांग लोग ही थे। आम दुनिया में शायद वे लाठी के सहारे भी ठीक से न चल पाते, लेकिन यहां नियम अलग थे। सर्वजीव समता के जादू ने शारीरिक बल को बेअसर कर दिया था। यहां एक बच्चा भी पहलवान को हरा सकता था। यहां सिर्फ अनुभव और युद्ध कौशल काम आता था, और इन बुजुर्गों के पास अनुभव की कोई कमी नहीं थी। ठीक है। अपने पुराने साथियों का यह जोश देखकर कुल प्रमुख ने भी सिर हिलाया। उन्होंने अपने दांत भींचे और मुट्ठी कस ली। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। उसी जगह से थोड़ी दूरी पर एक अजीब सा नजारा था। एक शख्स पत्थर की दीवार के सहारे बड़े ही आलसी अंदाज में बैठा हुआ था। उसके बैठने के तरीके से लग रहा था जैसे उसे दुनिया की कोई परवाह ही ना हो। तो तुम्हारे लोग हार गए? शिला रक्षक ने जम्हाई लेते हुए बहुत ही सहजता से पूछा, जैसे कोई मौसम का हाल पूछ रहा हो। जवाब में कुल प्रमुख ने भारी मन से सिर हिलाया। हां, यह सुनकर शिला रक्षक ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसके माथे पर सोच की लकीरें उभर आईं। तुम लोगों को तो अंबर देव का आशीर्वाद मिला हुआ था, उसके बावजूद वे लोग तुम्हें हराने में सफल हो गए। लगता है ये निर्वासित लोग उतने भी साधारण नहीं हैं जितना मैंने सोचा था। कुल प्रमुख की आंखों में अब लाचारी थी। वे बहुत जल्द यहां पहुंच जाएंगे। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप हमारी मदद करेंगे। कुल प्रमुख ने हाथ जोड़ते हुए याचना की। इससे पहले तक कुल प्रमुख को अपनी युवा सेना लोमदंश और निशंकरी पर बहुत घमंड था, लेकिन अब जब वे नहीं रहे तो यह शिला रक्षक ही तिनके का सहारा था। जवाब में शिला रक्षक ने धीरे से सिर हिलाया। चूंकि मैंने वादा किया था, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं अपने वचन का पक्का हूं। उसने अपनी बात जारी रखते हुए एक चेतावनी भी दी, लेकिन मुझसे यह उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे लिए उन सभी को मार डालूंगा। मैं सिर्फ अपना हिस्सा निभाऊंगा। शिला रक्षक के लिए यामिक वंश का यह खूनी युद्ध किसी खेल तपाशे से ज्यादा कुछ नहीं था। सच कहा जाए तो वह केवल एक दर्शक था जो किनारे बैठकर तमाशा देख रहा था। उसकी हैसियत और उसकी असली ताकत को देखते हुए यामिक वंश के लोगों की इतनी औकात भी नहीं थी कि वे उसके सामने सिर उठाकर खड़े हो सकें। वह यहां सिर्फ इसलिए रुका था क्योंकि उसने अंबर देव से एक शर्त लगाई थी, लेकिन इतने लंबे समय तक यहां कैद रहने के बाद भी
वह उस रहस्यमयी शिलाखंड का राज नहीं समझ पाया था और शर्त जीतने में असमर्थ था। इसलिए उसके दिन यहां बहुत ऊब भरे बीत रहे थे। उसे बस कुछ मनोरंजन चाहिए था। वहीं दूसरी ओर बूढ़े कुल प्रमुख ने शिलारक्षक की उस रूखी बात को चुपचाप स्वीकार कर लिया। उनकी मानसिकता ऐसी थी कि कुछ न होने से कुछ होना ही बेहतर है। डूबते को तिनके का सहारा भी काफी होता है। मैं समझ गया, कुल प्रमुख ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि वे अच्छी तरह जानते थे कि यह शिलारक्षक बेहद शक्तिशाली है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि वे अपनी सारी उम्मीदें किसी बाहरी अजनबी पर नहीं टिका सकते। वह कभी भी धोखा दे सकता है। इस समय कुल प्रमुख शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे। वे बहुत थक गए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद अब वह समय आ गया है जब उन्हें और उनके लोगों को आक्रमणकारियों के साथ चल रही इस अंतहीन लड़ाई से मुक्ति मिल जाएगी। लगभग 2 प्रहर बीतने के बाद नील और उसका दल धुंधली सड़क पर चलते हुए एक पुराने चौराहे पर पहुंचा। जैसे ही वे वहां से मुड़े, उन्हें दूर एक चबूतरा दिखाई दिया जिससे रहस्यमयी नीली रोशनी निकल रही थी। यह समता वेदी है, जयंती ने उस ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। यही वह जगह थी जिसके जरिए यामिक वंश को अपने स्वामी अंबरदेव की कृपा और शक्ति मिलती थी। अगर जयंती और चक्रज भी उस वेदी के करीब पहुंच सकें तो नियम के अनुसार वे भी अंबरदेव का आशीर्वाद पाने के हकदार होंगे। तभी नील के मन में एक सवाल आया और उसने उत्सुकता से पूछा, अगर हम इस समता वेदी को ही नष्ट कर दें तो क्या होगा? क्या सर्वजीव समता का असर खत्म हो जाएगा? जैसे ही नील ने यह सवाल पूछा, पीछे चल रहे सभी निर्वासितों और वृहद देवों ने तुरंत अपने कान खड़े कर लिए। सबकी सांसें अटक गईं। यह वही सवाल था जो उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल था। आखिरकार इसी एक वेदी और उसके जादू की वजह से यामिक वंश के कमजोर लोग उन जैसे शक्तिशाली निर्वाण देवों पर भारी पड़ रहे थे। अगर यह वेदी टूट गई तो उनकी असली ताकत वापस आ जाएगी। हां, जयंती ने सहमति में सिर हिलाया। अगर वेदी टूटी तो नियम भी टूट जाएगा। हालांकि समता वेदी अब नजरों के सामने थी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। यामिक वंश के बचे खुचे लोग अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करेंगे। उसे तोड़ना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। वे अभी आधा मील और चले ही थे कि सड़क के दोनों किनारों से काले कपड़े पहने हुए लोग सायों की तरह निकल आए। देखते ही देखते उन्होंने एक दीवार बनकर नील और उसके साथियों का रास्ता रोक लिया। इस भीड़ के ठीक सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसके हाथ में एक काले रंग की अजीब सी घुमावदार छड़ी थी। उस छड़ी के ऊपरी सिरे पर एक नीले रंग का रत्न चमक रहा था। यह यामिक वंश के कुल प्रमुख थे। कुल प्रमुख। उन्हें देखते ही जयंती के कदम ठिठक गए। नील और बाकी लोग भी उसके पीछे रुक गए। माहौल में भारी तनाव था। जयंती। कुल प्रमुख ने बहुत ही उलझे हुए भावों से उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि कुछ और ही था। यामिक वंश की आबादी बहुत कम थी, इसीलिए वहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। जब तक यह वंश रूढ़िवादी और उदारवादी गुटों में नहीं बटा था, तब तक जयंती इन बुजुर्गों की बहुत लाडली हुआ करती थी। उस पुराने समय में खुद कुल प्रमुख ने जयंती को अपनी बेटी की तरह स्नेह दिया था और उसकी देखभाल की थी। लेकिन विचारों की लड़ाई ने सब कुछ बदल दिया। जैसे जैसे दोनों गुटों में मतभेद बढ़ा, नफरत की खाई गहरी होती गई और आज नौबत यहां तक आ गई थी कि वे एक दूसरे के खून के प्यासे बनकर आमने सामने खड़े थे। तभी जयंती ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसकी आवाज भर्राई हुई थी, मुझे क्षमा कर दीजिए, कुल प्रमुख। हालांकि उसके सीने में बदले की आग धधक रही थी। उसे अपने माता पिता का प्रतिशोध लेना था, लेकिन फिर भी उसे एक गहरा अपराध बोध महसूस हो रहा था। अपनों के खिलाफ लड़ने का यह द्वंद्व उसे इस दुनिया में कदम रखने के पहले दिन से ही सता रहा था। इस मामले में उसका भाई चक्रज ज्यादा किस्मत वाला था। चक्रज को यामिक वंश के लिए कोई हमदर्दी या पुरानी यादें नहीं थीं। उसके लिए ये लोग सिर्फ दुश्मन थे। वे अपराधी जिन्होंने उसे और उसकी बहन को अनाथ किया और बेघर कर दिया। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटी, कुल प्रमुख ने बहुत ही शांत स्वर में कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी हार और सच्चाई थी।
मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा है और अब मुझे लगता है कि हो सकता है उस समय तुम लोग ही सही थे। शिला रक्षक से हुई उस छोटी सी बातचीत ने कुल प्रमुख के मन में चल रहे तूफान को शांत कर दिया था, लेकिन एक कड़वी सच्चाई के साथ। उन्हें अब यह बात शीशे की तरह साफ दिखाई दे रही थी कि यह दुनिया जिसे वे अपना घर मानते थे, असल में एक अकेला और वीरान कारागार है। ऐसा लग रहा था मानो उनके आराध्य स्वामी ने सचमुच इस जगह से अपना मुंह फेर लिया है। हालांकि उस सन की शिला रक्षक की बातों पर भरोसा करना आसान नहीं था, लेकिन जब कुल प्रमुख ने ठंडे दिमाग से सोचा तो उन्हें उसमें कोई खोट नजर नहीं आई। आखिरकार अगर स्वामी सचमुच यहां देख रहे होते, अगर उन्हें अपनी इस प्रजा की थोड़ी भी चिंता होती, तो वे चुप क्यों रहते? उन्होंने इन आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति क्यों नहीं भेजी? वे एक ही पल में इन सबको जलाकर राख क्यों नहीं कर देते? स्वामी की यह चुप्पी ही इस बात का सबूत थी कि उन्होंने इस स्थान को त्याग दिया है, और जब स्वामी ने ही उन्हें छोड़ दिया है, तो फिर यामिक वंश की इस जिद, इस लड़ाई और इस बलिदान का क्या मतलब रह जाता है? कुल प्रमुख ने एक गहरी सांस ली। इसीलिए उस समय उदारवादियों का फैसला ही सही था। हमें दुनिया देखनी चाहिए थी, न कि यहां सड़ना चाहिए था। आप? उनकी ये बातें सुनकर जयंती हक्की बक्की रह गई। वह अपनी जगह पर जम गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि रूढ़िवादी गुट के सबसे कट्टर नेता कुल प्रमुख अपने जीवन के अंतिम पलों में ऐसी बात कहेंगे। लेकिन कुल प्रमुख की आवाज फिर से सख्त हो गई। हम अब तक डटे हुए हैं और हम अपने उसूलों से बंधे हैं, इसलिए हम हार नहीं मान सकते। शायद हम जैसे तुच्छ प्रहरियों और चौकीदारों की किस्मत में यही लिखा है। भले ही स्वामी हमारी परवाह न करें, भले ही वे हमें भूल गए हों, फिर भी हमारा यह जीवन उन्हीं के चरणों में अर्पित होगा। हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। यह कहते हुए कुल प्रमुख की नजरें जयंती और उसके पीछे छिपे हुए चक्रज पर टिक गईं। उनकी बूढ़ी आंखों में एक अजीब सा दर्द और अपनापन था। वे एक बहुत ही जटिल और उदास मुस्कान के साथ बोले, सुनो, अगर तुम लोग जीत गए तो तुम्हें जिंदा रहना होगा, हर हाल में, क्योंकि अगर हम सब मर गए तो तुम दोनों ही यामिक वंश के आखिरी वारिस होगे। कुल प्रमुख को कोई गलतफहमी नहीं थी। वे जानते थे कि यामिक वंश कोई बहुत महान या शक्तिशाली कुल नहीं है। वे विरुद्धा वंश या सूर्य वंश जैसे दिग्गजों के सामने बहुत कमजोर थे, लेकिन फिर भी हर इंसान की तरह वे भी चाहते थे कि उनका नाम, उनका खून और उनकी पहचान इस दुनिया से पूरी तरह न मिटे। शायद जयंती और चक्रज ही वह आखिरी सबूत होंगे कि यामिक नाम का कोई वंश कभी इस धरती पर मौजूद था। इसके बाद कुल प्रमुख ने अचानक अपनी आवाज ऊंची की और एक सख्त आदेश दिया, सुनो सब लोग, कोई भी जयंती और चक्रज पर हमला नहीं करेगा। उन्हें खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। कुल प्रमुख, ये क्या? तभी भीड़ में से एक बैंगनी बालों वाला व्यक्ति आगे आया। वह विरोध करना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने दुश्मनों को क्यों बख्श रहे हैं। यह मेरा आदेश है। कुल प्रमुख ने उसे बीच में ही काट दिया। उनकी आवाज में इतनी कड़काई थी कि किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। यह सुनकर बैंगनी बालों वाला व्यक्ति एक पल के लिए झिझका। उसने मुट्ठी भींची, लेकिन फिर सिर झुकाकर चुप हो गया। नेता का आदेश पत्थर की लकीर था। फिर माहौल बदल गया। कुल प्रमुख ने अपने हाथ में पकड़ी हुई वह काली छड़ी हवा में उठाई। छड़ी के सिरे पर लगी नीली मणि टिमटिमाई और उससे एक तेज रोशनी निकली। यह युद्ध का संकेत था। उनके पीछे खड़े सभी काले वस्त्रधारी योद्धाओं ने एक साथ अपने हथियार उठा लिए। यह नजारा देखकर जयंती का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वह फूट फूट कर रोने लगी। अब वह सही और गलत के बीच का फर्क भूल चुकी थी। उसे बस अपने कुल, अपने लोगों और अपने परिवार के इस दुर्भाग्य पर रोना आ रहा था। दूसरी तरफ जब नील ने यह सब देखा तो उसका चेहरा भी गंभीर हो गया। उसके मन में भी एक भारीपन था। सच तो यह था कि अगर मुमकिन होता तो वह इन वफादार और मजबूर लोगों पर तलवार नहीं उठाना चाहता था, लेकिन जैसा कि कुल प्रमुख ने खुद कहा था, अब वे उस मुकाम पर आ चुके थे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। यह करो या मरो की घड़ी थी। वे पीछे कैसे हट सकते थे? थक कुल प्रमुख ने अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को पूरी ताकत से जमीन पर पटका। यह एक इशारा था।
अगले ही पल काले कपड़े पहने हुए वे तमाम लोग बिना किसी डर और हिचकिचाहट के नील और उसके साथियों की ओर मौत बनकर